अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम इंग्लिश एसे की जो सीरीज़ है उसका फर्दर जो अगला लेक्चर है उसको हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर क्या है और उसके ऊपर उसके अंदर वो क्या-क्या उसके इंग्रीडिएंट्स क्या होते हैं, मतलब कि जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है और हमने इसके साथ काम करके इसके ऊपर काम करके हमने अपने एसे को किस तरह अच्छा बनाना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इंग्लिश एसे की सीरीज़ आज से 1 से डेढ़ माह पहले स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने थीसिस स्टेटमेंट, उसके अलावा आउटलाइन मेकिंग, इंट्रोडक्शन राइटिंग और जितने भी मतलब कि मेजर इश्यूज़ हैं ऑफ इंग्लिश एसे, उनके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कस किया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन सी देयर। तो आज हम जो न स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है जी? पैराग्राफ जो होता है वो इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर इंग्लिश एसे। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? मतलब कि जो एक फंडामेंटल चीज़ होती है, जो बिहाइंड एक एक जो आप ऐसे समझ लें कि जिसके बगैर कुछ भी जो आपकी एक्ज़िस्टेंस है, वो इट इज़ इम्पॉसिबल। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मकान है, तो क्या मकान की एक्ज़िस्टेंस दीवारों के बगैर हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि मकान है, जिस तरह पत्थरों के भी मकान होते हैं, मिट्टी के भी मकान होते हैं, ईंटों के भी मकान होते हैं, तो क्या पत्थर, ईंट या मिट्टी इसके बगैर कोई मकान हो सकते हैं? नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपना कोई मटीरियल चेंज करते हैं लाइक लकड़ी वगैरह कुछ को कुछ हो जाए, लेकिन अगर लकड़ी ना हो, तो ठीक है, ये एक मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल देने की बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो हमारे पास ना हो या अच्छा ना हो, तो आपका जो बिल्डिंग होती है, आपका जो मकान होता है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने जो पैराग्राफ राइटिंग है, उसके ऊपर काम करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको फर्दर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज़ यू वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग। If the bricks of the wall will be strong, the wall itself will be strong। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक दीवार के अंदर जो ईंटें लगाई गई हैं, जिस तरह हम दोम, अव्वल दोम ईंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर उसकी जो ईंटें होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपकी वो जो दीवार होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर दीवार स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है? तो इसको अगर हम देखें कि हमारे इंग्लिश एसे के अंदर ये किस तरह आती है, तो आपकी जो ब्रिक्स हैं, वो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है? मतलब कि एक जो जो एक बेसिक चीज़ है, जिसके साथ आपने अपनी दीवार बनानी है। मतलब कि आपने अपना पूरे मकान के अंदर ईंट ही यूज़ करते हैं ना, इसी तरह आपने अपने इंग्लिश एसे के अंदर उस ईंट को यूज़ करना है। इंग्लिश एसे जो आपकी बिल्डिंग है, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट वाली जो आपकी ईंट है ना, आपने उसको फ़ॉलो करना है। आपने सिर्फ़ उसी चीज़ को ही फ़र्दर कंटिन्यू करना है। जो वॉल है, वो आपके पैराग्राफ है। अब अगर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो दीवारें हैं, अगर वो मज़बूत ना हों, तो क्या बिल्डिंग उसके ऊपर स्टे कर पाएगी? मतलब कि बिल्डिंग रह पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। थोड़ी-सी कोई भी कुछ हवा का झोंका आएगा या कुछ भी स्टॉर्म्स वगैरह होंगे, तो वो उसको हिला के रख देंगे, बिल्डिंग टूट जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पैराग्राफ है वो अगर स्ट्रॉन्ग हो, वो अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली योर एसे विल बी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी कन्विंसिंग और प्रॉमिसिंग। ठीक है? जो एग्ज़ामिनर होगा उसको आपका जो एसे है वो पसंद आएगा। लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीज़ें आप दोनों चीज़ें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मेजर हैं थीसिस स्टेटमेंट आप एक किसी आप ईंट की जगह कहीं पर आप ईंट लगा रहे हैं और कहीं पर आप कुछ और लगा रहे हैं, तो इस तरह भी काम आपका नहीं चलेगा। आपके ऐसे विल बी अनेबल टू कन्विंस द एग्ज़ामिनर। सिमिलरली आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है, वो बहुत मैटर करती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर पैराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट अगर देखें जी तो पैराग्राफ जो होता है वो क्या होता है बेसिकली इट इज़ यूजुअली कॉल्ड मिनी एसे मतलब कि एक मिनी एसे है जिसके अंदर आप सारी चीज़ एक आर्गुमेंट जो होता है उसको प्रूव भी करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस भी करते हैं और उसको कंक्लूड भी करते हैं और उसके लिए एग्जांपल्स वगैरह भी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
जो इंग्रीडिएंट्स हैं जिसके साथ पैराग्राफ बना होता है, वो किस-किस चीज़ के साथ पर मुश्तमिल होता है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है ओपनिंग सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस। मतलब कि आप जब कोई कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने टॉपिक का सेंटेंस लिखना है, आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखना है कि मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा पैराग्राफ है, वो इस टॉपिक के रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे आपने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस या रीज़निंग सेंटेंस लिखना होता है। मतलब कि जो इस ओपनिंग सेंटेंस को थोड़ा-सा इलैबोरेट कर रहा होता है। जो थर्ड होता है वो आपका सपोर्टिंग आर्गुमेंट होता है या सपोर्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि आपका ये जो आर्गुमेंट होता है, आपके इसको और इसको इन दोनों को वो सपोर्ट कर रहा होता है। एट द एंड आप कोई एग्ज़ाम्पल या एविडेंस देते हैं जो कि इन तीनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है और फर्दर आखिर में आप कंक्लूड कर देते हैं एक कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए। ठीक है? इन सब को हम फर्दर आगे देखते हैं और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या करता है जी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है या थीम ऑफ द पैराग्राफ बताता है। लाइक आप अगर कोई भी देखें कोई भी एक पैराग्राफ देख लें, आप कोई भी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल देख लें, तो जब भी आप पहली लाइन पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है कि जो हमारा ऑथर है या जो राइटर है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है या किसी सोसाइटी के किसी इश्यू के बारे में बात कर रहा है। वो जो एक पहला पैराग्राफ होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है द टॉपिक टू यू। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, एब्सेंस ऑफ विज़नरी लीडरशिप इज़ पेरेनियल इन पाकिस्तान दैट कॉजेस पॉलिटिकल chaos इन द होली लैंड। अब इसमें क्या है? बेसिकली एब्सेंस ऑफ विज़नरी लीडरशिप ये क्या है? ये बेसिकली मेरा एक टॉपिक सेंटेंस है कि मैं अब आगे फर्दर जो डिस्कस करूँगा, वो मैं इस एब्सेंस ऑफ विज़नरी लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये जो हमारा पहला अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। तो इस टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो मेन मेरा आर्गुमेंट होगा वो एब्सेंस ऑफ विज़नरी लीडरशिप इन पाकिस्तान होगा। ठीक है? अब इसको फर्दर अगर मैं रीज़निंग या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊँ, तो जो रीज़निंग या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है वो क्या करता है? इट फर्दर एक्सप्लेन्स द टॉपिक सेंटेंस एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ रीज़न। किस तरह जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज़ नॉट न्यू। Pakistan is the victim of this menace since its inception. Absence of visionary leadership played its part, further exacerbating the situation. अब क्या था इससे पहले मेरा वो टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पहले जो कि मैंने ये जो इसको हमने लिखा है। अब इसके बाद ये जो होगा, ये इसको आप वो यूज़ कर सकते हैं, पंक्चुएशंस के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं या इसको आप कॉन्टैक्ट करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ जस्ट ये एक समझाने के लिए इनको 2 से 3 पैराग्राफ में सॉरी ये सेंटेंसेस में लिख दिया है। अब 2 से 3 सेंटेंसेस भी एक्सप्लेनेशन के लिख सकते हैं। इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है। लेकिन आपकी जो एसे की लेंथ होनी चाहिए सॉरी पैराग्राफ की लेंथ वो इक्वल होनी चाहिए तकरीबन पूरे एसे के अंदर। कोशिश ये करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है जी सपोर्टिंग पॉइंट ये तीसरी चीज़ है। मेन आर्गुमेंट जो होता है और मेन आर्गुमेंट और सपोर्ट ऑफ द टॉपिक और द थीम। ये क्या करता है दिस सपोर्टिंग पॉइंट और आर्गुमेंट फर्दर एनलार्ज द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ। मतलब कि हमने पहले टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर हमने उसके लिए एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस लिखा। अब हम एक सपोर्टिंग पॉइंट देंगे या कोई एविडेंस देंगे या कोई भी इस तरह का आर्गुमेंट देंगे, जिससे अगला बंदा ये मान जाए कि हाँ जी, ये जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब इसका मैं सपोर्टिंग पॉइंट क्या दूँगा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ द ग्लेयरिंग मैनिफेस्टेशन इन जिससे क्या हो रहा है पाकिस्तान हैज़ बीन इन द हैंड ऑफ अ फ्यू फैमिलीज़ एंड दोज़ फैमिलीज़ हैव प्रोड्यूस्ड इनकम्पिटेंट लीडर्स। अब ये क्या हो गया? ये मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है। पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर मैंने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ सपोर्टिंग पॉइंट। फर्दर मैं देता हूँ एग्ज़ाम्पल या एविडेंस। Stats, examples, quotations and references can be presented in this segment मतलब कि एग्जाम्पल या एविडेंस वाले जो फ़ोल्डर या ये जो जगह है, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। It will give the evidence of your supporting point. आपने जो सपोर्टिंग पॉइंट लिखा है, उसका फर्दर ये एक एविडेंस होगा कि हमने जो बात की है, हमने ऐसे ही हमने ब्लाइंड हंटिंग नहीं की, हमने प्रॉपर
एक जो कर रहे हैं, एक प्रॉपर आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है? इट विल फर्दर इंश्योर योर क्रेडिबिलिटी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको कोई एक चीज़ कोई भी बता दे, मतलब कि कोई भी आके कहे कि फलाँ का एक्सीडेंट हो गया है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मतलब कि आपको कोई एक एग्ज़ाम्पल मिलती है, आपको कोई एक न्यूज़ मिलती है कि फलाँ किसी लीडर का या किसी का भी ना एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? लेकिन आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि वो जो खबर वो दे रहा है, क्या वो ट्रू भी है या नहीं? ठीक है? वो क्रेडिबल भी है या नहीं? वो कहाँ से हम देखेंगे? उसके रिसोर्स से। उसका जो वो एक रेफ़रेंस होगा, उससे देखेंगे कि आया वाक़ई ये न्यूज़ में आया है या किसी एक बड़े चैनल ने या किसी ने भी इसको वो किया है या एक फ़ेक न्यूज़ सी जो है, वो इस टाइम वायरल हो चुकी है। या हम उस जो विक्टिम है, उसकी फ़ैमिली को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और उनसे कन्फर्म करेंगे कि क्या वाक़ई इस तरह का हुआ है? ठीक है? ये जो होता है, ये जो एविडेंस होता है, ये जो एग्ज़ाम्पल होती है, ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को। इसी तरह हमारे जो एसे होते हैं, वो भी रिसर्च बेस्ड इसलिए कहा जाता है कि होने चाहिए, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करते हैं। वो बेसिकली जब भी आप कोई बात ब्लाइंड हंटिंग नहीं करते, जब हम कोई चीज़ प्रॉपर लिखते हैं, इससे एग्ज़ामिनर को ये पता चलता है कि हाँ जी, इस लड़के ने या इस एस्पिरेंट ने या इस लड़की ने जो अपना एक पॉइंट दिया है, वो बेसिकली कहीं से पढ़ के किसी न किसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन का उसने कोई रिपोर्ट पढ़ी है, वहाँ से लिया है, किसी बड़े न्यूज़पेपर से पढ़ी है या किसी भी डिपार्टमेंट की जो प्रेस रिव्यू है, वहाँ से इन्होंने लिया है। मतलब कि एक प्रॉपर रेफ़रेंस के ज़रिए इन्होंने बात की है, तो ये एक क्रेडिबल सोर्स है। ठीक है, तो इसकी जो हम क्योंकि विज़नरी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इज़ एब्सेंट ऑफ विज़नरी लीडरशिप, तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, वो ये दूँगा कि मिफ्ता इस्माइल जो कि फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है कि पाकिस्तान इज़ अ 1% रिपब्लिक। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये बेसिकली अब ये भी कन्फर्म है कि ये एक क्रेडिबल सोर्स है, जो कि इसने कहा है और ये पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह रहे हैं। तो मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा है मुझे और मैंने यहाँ पर कोट कर दिया। अब ये मेरे टॉपिक के साथ रेलेवेंस भी है, ठीक है? और मैं यहाँ पर कोट भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा? मेरा वो जो पैराग्राफ होगा, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो शरीफ फैमिली, नवाज़, शहबाज़, हमज़ा और मरियम। एक ही फैमिली के 4 लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े ज़िले को सॉरी सूबे को कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली भुट्टो फैमिली, सिमिलरली सैयद फैमिली, सिमिलरली और भी मतलब कि जितने भी हैं और आल्सो ग्लेयरिंग एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। अब ये आपने लिखने नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए मैं आपको एक एविडेंस दे रहा हूँ कि किस तरह मैंने सबसे पहले कहा एक टॉपिक सेंटेंस था पाकिस्तान जो है उसके अंदर की जो पॉलिटिकल chaos है, वो एब्सेंस ऑफ विज़नरी लीडरशिप की वजह से। फिर मैंने उसको सपोर्ट किया और उसमें मैंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल chaos है वो है और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इनकम्पिटेंट लीडर्स पैदा हो रहे हैं। तीसरा मैंने उसके लिए जो फर्दर मैंने बात की कि आपने एग्ज़ाम्पल या एविडेंस देना है, तो उसके लिए आपने किसी न किसी को रेफ़र करना है। ठीक है? उसके बाद जो हमारा लास्ट में होगा वो होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस मतलब कि इन द एंड हम कंक्लूड करेंगे कि हमने अपने एसे की जो वो जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा क्या है। It will also conclude your point theme that you have discussed in your paragraph. Now you have to sum up your whole discussion. Sometimes concluding sentence also hits the next topic sentence. इस तरह भी होता है। लाइक अब फॉर एग्जांपल इसका जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं इसका जो फर्दर एंड होगा वो मैं किस तरह करूँगा हैंस इट कैन बी सेड दैट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान did not let visionary leadership to come on the forefront and take the driving seat of the politics of Pakistan. This is one of the causes that paved the way for political chaos in Pakistan. अब ये मेरा concluding sentence हो गया। अब हमारे जो अगर हम देखें तो पैराग्राफ के कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, एक टॉपिक सेंटेंस, एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है, फिर हमारा सपोर्टिंग पॉइंट होता है, फिर एग्ज़ाम्पल या एविडेंस होती है और फिर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है।
या 5 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ योर इंग्लिश एसे। अब इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फर्दर फिर ये इस लेक्चर को करते हैं, इसको खत्म करते हैं। इससे पहले अब ये एक मैंने एक और लिया है पॉइंट, टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान आर ऑन द राइज। ये हमारा एक टॉपिक सेंटेंस है। अब इसका एक्सप्लेनेटरी क्या होगा? द न्यू वेव ऑफ टेरर हैज बीन एस्केलेटिंग सिंस द फॉल ऑफ काबुल। क्या कर रहा है? ये इसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। इसका सपोर्टिंग पॉइंट क्या होगा? टेरर अटैक्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस कैन बी विटनेस थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, इसका जो एविडेंस है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डिटेल्स ऑफ अटैक्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस presented by Interior Ministry in the Senate, at least 323 soldiers of security forces and other institutions were murdered in the wake of terror assaults. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं? इसकी एक रीज़न है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीएमएस का ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि वो छोटा लिखना होता है, तो हम अपने पैराग्राफ को छोटा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सीएसएस का हमने ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए हम 1 से 2 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। सिमिलरली, जनरल टेरर अटैक्स हैव आल्सो कॉज्ड हैवक इन द कंट्री सिंस लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक सपोर्टिंग पॉइंट दिया था, उसकी ये एक मैंने एग्जांपल दे दी। अब मैंने दूसरी बात कर दी है, तो उसका जो दूसरी एग्जांपल है वो भी मैं दे दूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, a Pakistani watchdog, approximately 294 terror attacks occurred in 2021, about 56% increase compared to the previous year. आखिर में, in sum, terrorism is on the rise in the country. खत्म। ठीक है, तो ये है हमारा एक पैराग्राफ। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो मैं लेंथ देखूं, तो ये तकरीबन 107 वर्ड्स की है, और हमारा जो ओवरऑल होता है पैराग्राफ, वो होता भी तकरीबन इतनी ही लेंथ का है। तो ये था हमारा जो पैराग्राफ था, ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको आप देख लें और इसके मुताबिक आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इन द एंड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो आप एक बार चैनल की वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा ओवरऑल। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर कहीं पर कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, so you can contact me. With these words, I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.